हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, यहां पर हम 2 अंक वाले प्रश्न का सीरीज स्टार्ट कर दें। इसके पहले हमने जो वीडियोस दिया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, टाइम लॉस नहीं करना है। बोला गया है कि A1 और A2 द्रव्यमान संख्या वाले 2 नाभिकों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। क्योंकि बच्चों त्रिज्या में जो संबंध होता है और क्षेत्रफल में, तो यदि मैं त्रिज्या की बात करूं तो R बराबर होता है R0 A⁻⁴ बोला है 2 द्रव्यमान वाले। मतलब यदि हम बात करें कि R1 के लिए हो जाएगा R0 A1 1/3। ठीक है बच्चों, वह R2 बराबर यदि बात करें तो R0 A1 A2 हो जाएगा 1/3। यही तो है। बोला है इनका अनुपात निकालो, त्रिज्या का अनुपात। तो यदि मैं R1 बटे R2 करूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों R0 A1 1/3 और यहां पर R0 A2 1/3। ये R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा तो R1 बटे R2 बराबर कितना बचेगा बच्चों, A1/A2 का पावर 1/3। यही चीज बोला गया था कि त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। तो ये होगा बच्चों कि A1 और A2 द्रव्यमान वाले 2 नाभिकों की त्रिज्या। ये यहाँ पे संबंध पूछ दिया जाता है, ठीक है ना, कि मान लीजिए कोई भी हमारे पास A द्रव्यमान का एक नाभिक है और उसका त्रिज्या R है, तो संबंध कितना होता है, R = R0 A/1/3। ठीक है, ये आपका संबंध है। इससे आप लोग तैयार कर लें पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है बच्चों, तापी न्यूट्रॉन किसे कहते हैं। देखिए थोड़ा सा, तापी न्यूट्रॉन किसे कहते हैं। जैसे एक हमारा नाभिक है, जब ये विखंडित होता है बच्चों तो ये आपका 3 नाभिक बनाता है। ठीक है, ये आपका नाभिक हो गया, ये नाभिक हो गया, ये नाभिक। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम मंदित कर देते हैं कि भाई मंद हो जा, बाकी एक नाभिक है काम करेगा। फिर ये टूट करके 3 नाभिक बनाता है। ठीक है, ये 3 नाभिक बना लिया तो फिर इसको हमने मंदित कर दिया, ये बोला आगे चल भैया, तो ये भी टूट कर 3 नाभिक बनाया, तो ये 3 नाभिक बना लिया। फिर इसको हमने मंदित कर लिया बच्चों, फिर ये। तो मतलब जो हमारा नाभिकीय विखंडन होता है इसमें क्या करते हैं, न्यूट्रॉनों को हम मंदित कर देते हैं। जिन न्यूट्रॉनों को हम मंदित करते हैं वही आपका तापी न्यूट्रॉन कहलाता है। देखिए, नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला में तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंदकों की सहायता से मंदित किया जाता है। मतलब मंद कर दिया जाता है कि तुम आगे विखंडित नहीं होगे। इस मंदगामी हम न्यूट्रॉनों को बच्चों हम तापी न्यूट्रॉन कहते हैं। तो तापी न्यूट्रॉन क्या हुआ, नाभिकीय विखंडन में जिसको हम मंद कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, वही आपका तापीय न्यूट्रॉन कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, क्या मुक्त न्यूट्रॉन एक स्थायी कण होता है। नहीं, मुक्त न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रिनो में क्षय हो जाता है, इसलिए स्थायी नहीं है। ध्यान रखना, ये जो हमारा न्यूट्रॉन होता है बच्चों, ये स्थायी कण नहीं है, क्योंकि ये किस किस में, एक प्रोटॉन में टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन में तथा यहां पर एंटी न्यूट्रिनो में। मतलब ये 3 भागों में टूट जाता है, इसलिए ये आपका स्थायी कण नहीं है। ठीक है, इसमें लगभग अर्धायु काल लगभग 78 सेकंड का होता है। मतलब ये जो टूटता है इसमें जो अर्धायु है बच्चों 78 सेकंड का होता है लगभग। ठीक है, इसकी 6 की अर्धायु लगभग 78 सेकंड का। कभी कभार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बाकी उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगला जो महत्वपूर्ण है, भारी नाभिकों में प्रोटॉनों की अपेक्षा न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, क्यों। देखो भाई साहब, भारी नाभिक में स्थायित्व को बनाए रखने के लिए न्यूट्रॉनों की अधिक संख्या की जरूरत होती है। यदि प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाए तो उनके बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल भी अधिक होगा, इसलिए जो नाभिक है बच्चों कहीं ना कहीं अस्थायी होगा। तो जब प्रोटॉन अधिक हो जाएंगे तो प्रोटॉन के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण हो जाता बच्चों, वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्यादा होगा। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ और यहाँ पर प्रोटॉन जो है भागने लग जाएंगे। जैसे हमारा ये आपका परमाणु है, परमाणु में नाभिक है, यहाँ पे यदि प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन ज्यादा होंगे, यदि प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो उनमें प्लस प्लस चार्ज है, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। अब इस प्रतिकर्षण बल के कारण जो यहाँ पर प्रोटॉन है वो बाहर निकलने लग जाएंगे, इसलिए कहा जाता है इसके अंदर न्यूट्रॉन ज्यादा होनी चाहिए भारी नाभिक में। ठीक है, भारी नाभिक में स्थायित्व को बनाए रखने के लिए न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है ना, इसकी जरूरत भी होती है। यदि प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाएगी तो उनके बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल भी अधिक हो जाएगा। प्रतिकर्षण बल, आकर्षण तो बोल ही नहीं सकते हैं, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण क्यों, क्योंकि धन और धन के बीच प्रतिकर्षण ही होता है, और प्रतिकर्षण अधिक होने के कारण भाई नाभिक अस्थायी हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन निकलकर बाहर भागने लग जाएंगे। नाभिकीय संलयन अभी तक पृथ्वी पर एक प्रायोगिक है तथा नियंत्रित ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयुक्त क्यों नहीं होता। कारण, क्योंकि नाभिकीय संलयन के लिए उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए सूर्य पर नाभिकीय संलयन होता है क्योंकि वहां पे उच्च ताप उच्च दाब संभव है, लेकिन पृथ्वी पर अभी केवल और केवल बच्चों इसका यहाँ पर देखिए क्या बोल, नियंत्रित ऊर्जा स्रोत के रूप प्रयुक्त नहीं किया जाता, केवल और केवल प्रायोगिक ही है। अभी इसका प्रयोग कर रहे हैं, बाकी इसको हम लगातार ऊर्जा के रूप में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए अधिक ताप और अधिक दाब की आवश्यकता होती है।
ठीक है बच्चों। तो नाभिकीय संलयन अभी पृथ्वी पर इसका हम अपने घरेलू उपयोग के लिए या हमारे वैज्ञानिक जीवन में या कि मान लीजिए किसी भी उद्योग में इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसके नियंत्रण के लिए उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है। नाभिकीय विखंडन के लिए केवल न्यूट्रॉन ही प्रयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, विक्षेपित भी नहीं होता है, उसको हम आसानी से सफलतापूर्वक किसी भी नाभिक में प्रवेश करा सकते हैं। सिंपल है। नाभिकीय विखंडन के लिए न्यूट्रॉन ही क्यों लगता है, न्यूट्रॉन की आवश्यकता क्यों होती है? क्या न्यूट्रॉन के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए भाई? न्यूट्रॉन ही होना चाहिए। कारण ये है क्योंकि उस पर आवेश नहीं, वो विक्षेपित नहीं होता है और सफलतापूर्वक किसी भी नाभिक में प्रवेश कर जाता है। सिंपल है, ज्यादा रटना नहीं, आपको समझ में आ गया। न्यूट्रॉन ही क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इस पे कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए विक्षेपित नहीं होता है और सफलतापूर्वक ये कहीं भी किसी भी नाभिक में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, दो नाभिकों की द्रव्यमान 1:2 है, तो उनके नाभिकीय घनत्वों का अनुपात देखो भाई। मैं आपको बता दूं, नाभिक का द्रव्यमान कितना भी हो लेकिन घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नाभिक का कोई भी आप नाभिक ले लोगे तो घनत्व लगभग समान ही समान रहेगा, ठीक है। इसलिए 1:1 होता है। नाभिकीय घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। याद रखिएगा, कभी यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाए, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपके माइंड में फीड रहना चाहिए कि दो नाभिक यदि हैं तो उन नाभिकों में यदि हम बात करें घनत्व का तो घनत्व समान होगा, ठीक है, भले ही द्रव्यमान कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं है। नाभिक का घनत्व समान रहता है। नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? ए जेड एक्स नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या का क्या होगी? देखिए, ए जो है हमारा, ये बच्चों, ये हमारा परमाणु द्रव्यमान है। जेड क्या है? हमारा परमाणु क्रमांक है, यानी प्रोटॉन की संख्या है। तो यदि हम परमाणु द्रव्यमान में प्रोटॉन घटा दें, परमाणु क्रमांक घटा दें, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाती है, ठीक है। फिर से समझो, यहां पर ए एक्स जेड का ए का मतलब है आपका परमाणु द्रव्यमान और जेड का मतलब है बच्चों प्रोटॉन की संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक है। यदि द्रव्यमान में हम यहां पर जेड ए में जेड घटा दें, मतलब द्रव्यमान में यदि हम प्रोटॉन घटा दें तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाती है। तो नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों। नाभिक आपका ये है, ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या a - जेड होती है। आगे चलते हैं बच्चों, नाभिकीय विखंडन क्या है, इसकी एक अभिक्रिया बताओ। नाभिकीय विखंडन क्या होता है बच्चों? नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? भारी नाभिक में, ठीक है, भारी नाभिक में क्या किया जाता है? न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, तो टूट करके हल्के नाभिक में बदल जाता है। ये आपका नाभिकीय विखंडन है। फिर समझो, जब हम इस किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो नए नाभिक का निर्माण होता है, ये नाभिकीय विखंडन कहलाता है। वहीं पे नाभिकीय संलयन का मतलब होता है जब दो हल्के नाभिक जुड़ करके भारी नाभिक का निर्माण करता है, तो आपका नाभिकीय संलयन होता है। जैसे यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो बेरियम और क्रिप्टॉन बनता है बच्चों, न्यूट्रॉन फिर से 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। आपको मैंने बताया था ना कि यदि एक नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो 3 नए न्यूट्रॉन का निर्माण करता है। तो हम कुछ न्यूट्रॉनों क्या करते हैं? मंदित कर देते हैं, उसे हम तापीय न्यूट्रॉन कहते हैं। समझ रहे हैं? तो यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की गई तो यहां पर बेरियम क्रिप्टॉन निकला और साथ में न्यूट्रॉन निकला, और ये एनर्जी है 200 मेगावाट, ठीक है बच्चों। चलिए, नाभिकीय संलयन की क्रिया से आप क्या समझते हो? संलयन का मतलब होता है कि जब दो हल्के नाभिक जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करता है। जैसे यहां पर हाइड्रोजन है बच्चों, 2 परमाणु हैं, इसके हल्के नाभिक मिलकर के हीलियम, जैसे जिसे अल्फा कण के नाम से जानते हैं, हीलियम का निर्माण करता है बच्चों, तो ये आपका हो जाता है नाभिकीय संलयन। क्या होता है बच्चों? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय बल के कोई 2 गुण लिखो। नाभिकीय बल मतलब क्या होता है बच्चों? दो नाभिकों के बीच लगने वाला आकर्षण बल नाभिकीय बल कहलाता है। यह बल आवेश पर निर्भर नहीं करता, आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह अत्यंत लघु परास है, मतलब 2 परमाणु हैं पास पास में तो अत्यंत पास पास में ही लगता है, दूर दूर नहीं लगता, ध्यान रखिएगा। यह अत्यंत तीव्र बल होता है, तभी तो मान लीजिए इतने परमाणु जकड़ के बंधे रहते हैं भाई। बताइए कितने, एक छोटा सा पदार्थ ले लो आप, उसमें कई सारे परमाणु हैं और उनके नाभिकों के बीच जो लगने वाला बल होता है, यह बल केंद्रीय बल नहीं है, केंद्र की ओर नहीं लगता बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो कोई 2 गुण आपको लिखना है। तो नाभिकीय बल एक आकर्षण है, आकर्षण बल है, ठीक है। नाभिकीय बल जो है आकर्षण बल है, ये आवेश पर निर्भर नहीं करता। ये बल अत्यंत लघु परास बल होता है, एकदम छोटा, यानी थोड़े से एरिया के लिए होता है, ठीक है। और तीव्र बल भी होता है। उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न बच्चों, समस्थानिक किसे कहते हैं? देखिए, समस्थानिक का मतलब क्या होता है? एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, यानी परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार भिन्न हो, तो आपका समस्थानिक कहलाता है। आप सीधा सा सिंपल सा परिभाषा याद रखना कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परमाणु क्रमांक समान होते हैं बच्चों, मतलब प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या
थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है क्योंकि द्रव्यमान अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे यहां पर हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम भी लिख लेना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, सबका परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है आपका समस्थानिक। और वहीं पे जब हम संभारिक की बात करते हैं, सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। संभारिक में क्या कहलाता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु भार समान हो। जैसे यहां पर ऑक्सीजन का परमाणु भार 17, फ्लोरीन का परमाणु भार 17, लेकिन क्रमांक अलग अलग है। तो संभारिक में भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु भार अलग हैं, सॉरी परमाणु भार समान है तो संभारिक, परमाणु भार समान है तो संभारिक, परमाणु क्रमांक समान है तो समस्थानिक, सीधा फंडा है। यदि ऐसे तत्व जिनके मतलब भिन्न भिन्न परमाणु हो या अलग अलग परमाणु है, कई सारे परमाणु है, यदि उनके परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार अलग अलग है, परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार अलग अलग है तो समस्थानिक। लेकिन वहीं पे यदि ऐसे भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो, अर्थात क्रमांक अलग अलग हो, किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, अर्थात परमाणु भार समान हो, तो आपका संभारिक कहलाता है। और आज का आखिरी प्रश्न बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा। कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर जो ऊर्जा प्राप्त करता है उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। परिभाषा याद रखना, कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर जो ऊर्जा प्राप्त करता है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। परिभाषा क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आसानी से आप याद कर लोगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन है, उसे 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर जो ऊर्जा प्राप्त होगा उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसका मान होता है 1.6 × 10⁻19 जूल, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आवेश भी तो इतना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी इतना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, तो वहां पर आपका कूलाम हो जाएगा, ठीक है, आवेश पे कूलाम हो जाता है। आगे देखिए बच्चों, परमाणुवीय द्रव्यमान मात्रा क्या है? परमाणुवीय द्रव्यमान मात्रा कार्बन के समस्थानिक का वास्तविक द्रव्यमान के 1/12 भाग के बराबर होता है, यानी कार्बन 12 के 1/12 भाग के बराबर ही आपका परमाणुवीय द्रव्यमान कहलाता है। ये कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन आप लोगों को प्रोवाइड कर दें, परिभाषा तैयार करना तो कर लेना, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी भी निकाल के है भैया कि आइंस्टीन के सूत्र के अनुसार E = m/c², ये आइंस्टीन का सूत्र है। बाकी आप लोग समझदार हो, तैयार करो बच्चों। और चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज हैं, तैयार करो और टॉप करके आओ। ओके, तो फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।